मैं भानुप्रिया जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और महाअभ्यास की इस सीरीज़ में हम लोग आज जो है यूनिट 9 के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो यूनिट 9 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एआई रोबोटिक्स जैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो शुरू करते हैं इसको, यूनिट 9 को। इससे पहले आप एक बार देख लीजिए रामबाण बैच। ये रामबाण बैच, इसमें आपको मिलने वाले हैं पूरा प्रीलिम्स का फुल कोर्स है ये, जिसमें आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज और साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। तो प्रीलिम्स को लेकर पूरा कोर्स अगर आप देख रहे हैं तो जीएलसी आईएएस पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है जीएलसी आईएएस की। इसमें आपको जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक टू टॉपिक मिल जाएंगे, देन आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इस टेस्ट सीरीज में एड ऑन किए गए हैं। तो एक बार ज़रूर आपको इस टेस्ट सीरीज की तरफ विजिट करना चाहिए। तो इसी सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 9 की प्रश्नोत्तरी। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम मोड पावर सप्लाई, सुपर मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई या स्विच मोड परफॉर्म सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न देखिए, IPv6 का आकार कितना है? IPv6 की साइज क्या है? 32 बिट, 4 बिट, 48 बिट या 128 बिट? IPv6 की साइज बतानी है आपको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 128 बिट इसकी साइज होती है। और अगर अपन बाइट में देखें तो बाइट में होगा ये 16 बाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है IPv6 जो है एक IP एड्रेस का टाइप है। IP एड्रेस के बारे में आप जानते होंगे, सभी डिवाइस का एक अपना एक IP एड्रेस होता है। ये इस IP एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, IPv4 और IPv6। तो जो IPv4 है इसकी साइज होती है 32 बिट और IPv6 जो है इसकी साइज होती है 128 बिट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ईमेल में अधिकतम कितनी साइज की फाइल भेजी जा सकती है? जो लोग ईमेल करते हैं वो उन्हें ध्यान भी होगा। ईमेल में अधिकतम कितनी साइज की फाइल भेजी जा सकती है? 15 MB, 25 MB, 50 MB। अच्छा, 2 ही ऑप्शन हो गए 50 MB के, लास्ट वाला कर लीजिए 75 MB, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 25 MB। आप करके भी देखना, आप फाइल जब ट्रांसफर करेंगे मेल से, अगर फाइल की साइज 25 MB से अधिक है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो उसको सेंड ही नहीं कर पाएंगे फाइल को। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, 25 MB। आगे देखिए प्रश्न, ऐसे मैसेज जो फेल या अनसेंड हो जाते हैं वह मेल बॉक्स में कहाँ पर दिखाई देते हैं? मेल बॉक्स में, ड्राफ्ट में, ट्रैश में या आउट बॉक्स में? ऐसे मैसेज जो फेल या अनसेंड हो जाते हैं, यानी कि आप सेंड तो कर रहे पर हुआ नहीं, तो अब वो मैसेज कौन से इन 4 ऑप्शन में से किस बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा? जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आउट बॉक्स। जो भी मैसेज फेल या अनसेंड हो गया है वो मिलेगा आपको आउट बॉक्स में। और ऐसे मैसेज जो आप लिख के छोड़ देते हैं, सेंड नहीं करते, सिर्फ लिख दिया और छोड़ दिया,
वो मैसेज मिलेंगे आपको ड्राफ्ट में, ठीक है। और ऐसे मैसेज जो आप डिलीट कर चुके हैं वो मिलेंगे आपको ट्रैश में। और ऐसे मैसेज जो आप सभी को भेजते हैं या जो भी आपके पास आते हैं वो सारे मैसेज मिल जाएंगे आपको मेल बॉक्स में, सभी मिल जाएंगे इसमें। आगे देखिए प्रश्न, वेबसाइट जो स्पैमर से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कैप्चा या एंटीवायरस? किसी भी वेबसाइट को अगर किसी स्पैमर से बचाना है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कैप्चा या एंटीवायरस? तो जो सही उत्तर है यहाँ पर, सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैप्चा। आप लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल भी किया होगा इसका, आपके मोबाइल में भी कभी कभी आ जाता है ये चेक करने के लिए कि आप मशीन है या इंसान, तो उसके लिए कैप्चा कोड्स भी आ जाते हैं। तो ये आपने डाले होंगे जब आप कोई रिजल्ट सर्च कर रहे हैं या कोई प्रवेश पत्र निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर कैप्चा कोड आता है डालने के लिए, ये वही कैप्चा है। तो इसका इस्तेमाल स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है और इसका एक फुल फॉर्म भी है, कैप्चा का एक फुल फॉर्म भी है। तो फुल फॉर्म बता देती हूँ, कैप्चा का फुल फॉर्म है कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, हाँ बहुत बड़ा है थोड़ा सा, पर देख लो एक बार। कैप्चा कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इसका अगर मतलब जाने हिंदी में तो कंप्यूटर और मनुष्यों को अलग बताने के लिए पूरी तरह से स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग परीक्षण, ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसके अलावा अगर हम इंक्रिप्शन की बात करें तो इंक्रिप्शन क्या है? जैसे कि आप व्हाट्सएप पे चैट करते होंगे तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि मैसेज आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, तो वहाँ इंक्रिप्टेड का मतलब क्या है? इंक्रिप्शन का मतलब है कि अगर आपने इधर से लिखा एग्जाम, है ना, तो ये मैसेज इंक्रिप्ट हो जाता है। तो अगर कोई इसे हैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये कोई अलग लैंग्वेज में या इस तरह से किसी अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, यानी कि कोई जो भी मैसेज हम कर रहे हैं वो कोडेड हो जाता है। डिक्रिप्शन यानी कि जो भी कोड, जो इंक्रिप्शन में हमने जो भी लिखा उसके बाद जिस भी कोड में वो कन्वर्ट हुआ उस कोड से वापस उसको जो रियल मैसेज है उसमें कन्वर्ट करना कहलाता है डिक्रिप्शन। और एंटीवायरस तो आप जानते ही हैं, वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है 2G, 3G, 4G, और इधर दिया है आपको शुरुआत कि किस 2G की शुरुआत फिनलैंड ने की, 3G की शुरुआत जापान ने की, इस तरह से इधर शुरुआत वाले कंट्रीज दी है। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर इसमें गलत है। सो देख लेते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। डी जो है 5G टेक्नोलॉजी चीन ने शुरू नहीं करी, 5G टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया ने ही शुरू करी है, दक्षिण कोरिया ने ही इसको शुरू किया है। तो देख लो 2G को किसने शुरू किया? फिनलैंड ने। 3G को शुरू किया जापान ने। 4G को शुरू किया साउथ कोरिया ने। और 5G को भी किसने शुरू किया? साउथ कोरिया ने किया। अब देखिए आगे प्रश्न, निम्न में से किस एक नेटवर्क में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? लैन, पैन, WLAN या मैन? इनमें से किस एक नेटवर्क में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का प्रयोग किया जाता है? सो यहाँ पर जो
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसका नाम है, ठीक है। और लेन का पता ही होगा, लेन का है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। पेन का भी पता होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और मेन का भी आपको पता होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे देखिए प्रश्न, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म बताइए। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म बताइए। क्विक रीजनिंग सेंटर, क्वालिटी रेस्पॉन्स कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड या क्वालिटी रीजनिंग कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है। बाकी स्कैन तो आप हर जगह करते ही हैं, क्यूआर कोड कभी इसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश नहीं करी होगी, तो कोई बात नहीं। एमपीपीएससी में यूनिट 9 है इसीलिए कि आप टेक्नोलॉजी से रूबरू हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी एक टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर हब से जुड़े होते हैं। इनमें से कौन सी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर हब से जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी। बस, मैश, स्टार या ट्री टोपोलॉजी। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये एक हब है और इस हब से ये डिवाइस कनेक्ट होते हैं इस तरह से। ये बहुत सारे डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट है, तो बीच में हो गया हब और हब से हमने आसपास बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गई हमारी स्टार टोपोलॉजी। तो एसएआर टोपोलॉजी जिसको हब से कनेक्ट किया जाता है वो है स्टार टोपोलॉजी। इसके अलावा अगर हम बस टोपोलॉजी को देखें तो बस टोपोलॉजी कैसी होती है, इस तरह से होती है बस टोपोलॉजी। ये एक ही केबल से बहुत सारे डिवाइस यहाँ पर एक सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं, इस तरह दिखती है बस टोपोलॉजी। और अगर ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारी स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिलकर बनती है ट्री टोपोलॉजी। जैसे कि हमने अभी एक स्टार टोपोलॉजी देखी थी कि ये इस तरह से एक स्टार टोपोलॉजी है। अब इसी को और कनेक्ट कर दो, ये हब, ये बहुत सारी स्टार टोपोलॉजी को मिला लो, बहुत सारी स्टार टोपोलॉजी को मिला लो, तो वो क्या बन गया, ट्री। तो ऐसे बहुत सारी बस टोपोलॉजी और बहुत सारी स्टार टोपोलॉजी को मिलाकर बनती है ट्री टोपोलॉजी। और लास्ट है ये मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या है, इसमें जितने भी डिवाइस हैं सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ये है तो इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया, इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया। ऐसे ये वाला डिवाइस है तो इससे, इससे, इससे और इससे सभी से कनेक्ट कर दिया। और ये वाला डिवाइस है तो इसको भी सभी से कनेक्ट कर दो, है ना। और फिर ये वाला डिवाइस है तो इसको भी सभी से कनेक्ट कर दो। तो इसमें क्या है कि सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मैश टोपोलॉजी के अंदर। आगे देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वायरस नहीं है। कौन एक वायरस नहीं है, ब्रेन, क्रीपर, माइकल एंजेलो या क्विक हिल। अगर आप नाम से भी थोड़ा जाएंगे ना, अंदाजा लगाएंगे तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ब्रेन, क्रीपर, माइकल एंजेलो या क्विक हिल। तो इसका जो सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, क्विक हिल। ये एक वायरस नहीं है, ये क्या है, ये एक एंटीवायरस है ना। हील करना, एक तरह से थोड़ा पूछोगे तो समझ में आ जाएगा। क्विक हिल क्या है,
एक एंटीवायरस है, जबकि ब्रेन, क्रीपर और माइकल एंजेलो ये तीनों वायरस हैं और क्रीपर पहला वायरस है ना। अगर पहला वायरस पूछा जाए कौन सा है तो वो है क्रीपर। आगे देखिए प्रश्न, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP/IP, SMTP, HTTP और FTP। TCP/IP, SMTP, HTTP या FTP? सो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, TCP/IP। इसका फुल फॉर्म क्या है TCP का? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो पूरा फुल फॉर्म हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसका इस्तेमाल किया जाता है जब इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, तब इसका इस्तेमाल होता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जब मेल को ट्रांसफर किया जाए तब जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वो होता है SMTP। और HTTP का फुल फॉर्म तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP का इस्तेमाल होता है वर्ल्ड वाइड वेब में। जब www पर आप कोई टेस्ट डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हो तो उसमें HTTP का इस्तेमाल होता है। और FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जो सर्वर है, अगर सर्वर से कोई फाइल का एक्सचेंज किया जा रहा है तो वहां यूज होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आगे देखिए IRCTC। बहुत सारे इस एप्लीकेशन को जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता हो तो बता दूं, ये एक रेलवे एप्लीकेशन है जहां पर टिकट बुक किए जाते हैं। तो IRCTC एक रेलवे ऐप है, किस आधार पर ये कार्य करता है? G2C, G2B, G2E या G2G? G2C, G2B, G2E या G2G? सो इसका करेक्ट आंसर देख ले। सही उत्तर जो है इसका G2C। कैसे? गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट अपनी सेवाएं ऑन इंटरनेट के माध्यम से सिटीजन्स को दे रही है। कैसे दे रही है? उन्होंने एक एप्लीकेशन बना दिया IRCTC। अब गवर्नमेंट की सेवा है, गवर्नमेंट का काम है कि टिकट वगैरह देना लोगों को, कि कोई रिजर्वेशन करवा रहा है, क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन। फिर जो सिटीजन है वो इस एप्लीकेशन पे गए, वहां पर उन्होंने सारी सर्विसेज जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। तो गवर्नमेंट की सर्विस सिटीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो गया G2C का एग्जाम्पल। वही अगर सेम कनेक्शन गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में हो तो गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा। G2E यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज इंटरनेट या ऑनलाइन माध्यम से एम्प्लॉइज को दे रहा है तो वो हो जाएगा G2E। जैसे कि सैलरी पेमेंट डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाता है, तो इस तरह से G2E। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो तो G2G हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है? वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ब्लूटूथ, वाईमैक्स, डायल अप कनेक्शन या हॉटस्पॉट? कौन एक वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है? ब्लूटूथ, वाईमैक्स, डायल अप कनेक्शन या हॉटस्पॉट? सो इसका जो सही उत्तर है यहां पर ऑप्शन सी, डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन जो है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ब्लूटूथ को तो आप सभी जानते ही हैं, वायरलेस। वाईमैक्स इसके बारे में ज़्यादा को नहीं पता होता है, तो वाईमैक्स एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसका फुल फॉर्म है, वाईमैक्स का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर
माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। और हॉटस्पॉट के बारे में भी आप काफ़ी अच्छे से जानते हो, सभी लोग शेयर करते हैं डेटा वगैरह इससे। आगे देखिए यूपीआई, यूपीआई का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप बताइए यूपीआई का। यूनियन पेमेंट इंटरफेस, यूनियन पेमेंट इंटरचेंज, यूनिफाइड पेमेंट इनकम या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन डी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये है यूपीआई का फुल फॉर्म। और जो यूपीआई है इसकी शुरुआत हो गई थी 2016 में ही शुरुआत हो गई थी, फिर 2018 में इसका 0.0 वर्जन आया 2.0। और इसको जो शुरू किया यूपीआई ने, शुरू करने वाला है राष्ट्रीय भुगतान निगम, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने जो है इसकी शुरुआत करी यूपीआई की। आगे देखिए, इंडिया में से कौन सा एक रोबोट डीआरडीओ द्वारा निर्मित नहीं है? इनमें से कौन सा एक रोबोट डीआरडीओ द्वारा निर्मित नहीं है? ओरा, दक्ष, व्योममित्र या नेत्रा? कौन सा रोबोट डीआरडीओ ने नहीं बनाया है? तो इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, व्योममित्र। व्योममित्र को किसने बनाया है? व्योममित्र को बनाया है इसरो ने। और ये एक अर्धमानवीय रोबोट है। कैसा? एक अर्धमानवीय रोबोट है ना, ह्यूमनॉइड रोबोट बोल सकते हैं हम इसको। इसरो ने बनाया है। और जो अपना मिशन लॉन्च होने वाला है अब, गगनयान मिशन जो लॉन्च होने वाला है, जिसमें 3 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसी में एक रोबोट व्योममित्र को भी भेजा जाएगा, है ना। 2024 में उसकी पहली लॉन्चिंग है गगनयान की। इसके अलावा ओरा, दक्ष और नेत्रा, ये तीनों जो रोबोट है, ये तीनों रोबोट बनाए हैं डीआरडीओ ने, है ना। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली। जबकि इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में, 15 अगस्त 1969। और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है? इनमें से कौन जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है? रेक्टिफायर डायोड, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड या टनल डायोड? सही उत्तर है यहाँ पर, सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है? विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। एलईडी के बारे में देखा ही सुना ही होगा, सबके लगभग होगी सही घरों में। तो एलईडी इसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है एक तरह से। उसके बाद देख लेते, सबसे पहले देख लेते डायोड। डायोड क्या होता है? तो डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके माध्यम से करंट को हम सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो कर सकते हैं, है ना। और डायोड के बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि रेक्टिफायर डायोड। तो रेक्टिफायर डायोड क्या करता है? रेक्टिफायर डायोड एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने का काम करता है ना। और फोटो डायोड क्या करता है? फोटो डायोड जो भी प्रकाश ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और टनल डायोड क्या है? इसमें इम्प्योरिटीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जंक्शन ब्रेकडाउन इसमें होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन एक सेमीकंडक्टर है? और देखो जो डायोड हैं, डायोड भी सेमीकंडक्टर से ही बनाए, मतलब सेमीकंडक्टर ही होते हैं, उनको बनाने के लिए भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। अब इनमें से आप बताइए कि सेमीकंडक्टर कौन सा है इसमें? जर्मेनियम, डायमंड, रबर या गोल्ड?
जर्मेनियम, डायमंड, रबर या गोल्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम के अलावा सिलिकॉन, है ना, ये भी एक सेमीकंडक्टर है। तो जो आईसी चिप बनाई जाती है या डायोड बनाए जाते हैं, ये सेमीकंडक्टर से ही बनाए जाते हैं। जबकि डायमंड, रबर ये दोनों अधातुएं हैं और गोल्ड एक धातु है, लेकिन ये तीनों जो है ये सेमीकंडक्टर नहीं है ना। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, एमपी ऑनलाइन की शुरुआत कब हुई? एमपी ऑनलाइन की शुरुआत 2011, 2006, 2000 या 2015? सो यहाँ पर जो सही उत्तर है यहाँ पर एमपी ऑनलाइन की शुरुआत हुई ऑप्शन बी, 2006 में हुई एमपी ऑनलाइन की शुरुआत। और सन 2000 में क्या हुआ? 2000 में आईटी एक्ट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 में आया। और 2000 में एक ज्ञानदूत प्रोग्राम चलाया गया था कंप्यूटर से संबंधित। इसके अलावा 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेब पेज लिखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वेब पेज लिखने के लिए किसका उपयोग होता है? यूआरएल का, एचटीएमएल का, एफटीपी का या इनमें से कोई नहीं? वेब पेज लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो सही उत्तर है यहाँ पर, सही उत्तर है ऑप्शन बी, HTML। ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में ही जो है वेब पेज लिखा जाता है। उसके अलावा जो URL है, ये इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये URL कैसी होती है? जब भी आप कोई चीज YouTube पे सर्च करते हो तो वहां पर आपको जो भी ब्लू कलर की लिंक रहती है, जस्ट उसके ऊपर ही एक इस तरह का आपको URL मिलेगा, जो इस तरह से लिखा होता है HTTPS और www, है ना। फिर जो भी यहाँ पर लगा दो GLCIAS.com, फिर आगे और चीज़ें लिखी हुई रहती है जैसे कि डायरेक्टरी, HTML। इस तरह से ये जो पूरी लिंक आपको दिख रही है, ये है एक तरह से URL, है ना। इस URL में ये जो है HTTP, ये एक प्रोटोकॉल है। फिर www, ये क्या है? एक सब डोमेन नेम है। फिर जो GLCIAS है, ये डोमेन नेम है। और जो .com है, ये टॉप लेवल डोमेन नेम है ना। और जो पीछे है, ये पूरा पाथ बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो ये जो है, ये होती है URL। और वेब पेज लिखने के लिए हमको एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो है HTML। और FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब सर्वर से फाइल का एक्सचेंज किया जाता है तो फाइल सर्वर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, एक URL में टॉप लेवल डोमेन नेम कौन सा होता है? HTTP, www.com या HTML? अभी मैंने URL लिख के बताई कि URL कैसी होती है। एक बार फिर से लिख देती हूँ, HTTP और ये www, फिर यहाँ पर अपन लगा देते GLCIAS.com HTML। ये इस तरह की होती है URL। अब इसमें टॉप लेवल डोमेन नेम कौन सा है ना। तो यहाँ पर देखो, ये HTTP, ये क्या है? ये है इसमें प्रोटोकॉल। www है इसमें सब डोमेन नेम। GLCIAS जो है वो यहाँ पर है डोमेन नेम। और जो .com है वो है टॉप लेवल डोमेन नेम। तो और ये जो HTML है, ये पाथ है यहाँ पर। तो अब इस पूरी URL में टॉप लेवल डोमेन नेम कौन सा है? टॉप लेवल डोमेन नेम है .com। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .com।
अब .com की जगह बहुत सारे डोमेन नेम इस्तेमाल किया जाता है, हम नॉर्मली .com का प्रयोग करते हैं। जैसे कि और अन्य टॉप लेवल डोमेन नेम के नाम बताऊं तो .in, इसका मतलब होता है इंडिया, या .edu, तो इसका मतलब होता है एजुकेशन, .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, .gov यानी कि गवर्नमेंट, या .mil यानी कि मिलिट्री। तो ऐसे बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है एक URL में। आगे देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक डिवाइस दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले समान नेटवर्क को जोड़ता है? रिपीटर, ब्रिज, गेटवे या मोडेम? तो देखो ये जो चारों है, ये चारों ही नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है ना। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गेटवे। गेटवे में क्या होता है, जैसे कि ये एक नेटवर्क है और ये एक डिवाइसेस का नेटवर्क है, ये अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, ये भी अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। तो ये क्या है, ये दो समान नेटवर्क है परंतु दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को हम किसके माध्यम से कनेक्ट करेंगे? इन दोनों को हम गेटवे के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और मोडेम आप लोग जानते ही है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। और रिपीटर भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है, ये क्या करता है, सिग्नल्स, कोई भी वीक सिग्नल्स है तो उन्हें फिर से रीजनरेट करने का काम करता है। ब्रिज, ये भी एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है और ये रिपीटर की कमियों को एक तरह से दूर करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, बिंग या डकडकगो? कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, क्रोम। क्रोम जो है ये एक सर्च इंजन नहीं है और क्रोम क्या है, ये एक ब्राउजर है। क्रोम एक ब्राउजर है, जबकि गूगल, बिंग, डकडकगो ये तीनों क्या है, सर्च इंजन। और ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या होता है? सर्च इंजन जो है कीवर्ड के माध्यम से किसी भी चीज को खोजने में मदद करते हैं, जबकि ब्राउजर की जो है बहुत अहम भूमिका होती है। ब्राउजर क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है, हाँ, पहले तो वो जो कंप्यूटर या जो भी डिवाइस है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है और फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सर्वर है वहाँ से फेच करके और हमको प्रोवाइड करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं वो ब्राउजर के माध्यम से ही हम तक पहुँचती है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को अपमानजनक शब्द लिखना क्या कहलाता है? फिशिंग, फ्लैम, स्पूफिंग या पायरेसी? इंटरनेट पर अपमानजनक शब्द लिखना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्लेम। अपमानजनक भाषा इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाए तो उसे कहेंगे हम फ्लेम। फिशिंग में क्या होता है, एक तरह से ये जाल बिछाते हैं और उसके माध्यम से अपन को ट्रैप करके और अपन अपने मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, अपनी पर्सनल जानकारी को ये चुराने की कोशिश करते हैं। पायरेसी में क्या होता है, पायरेसी में कोई भी ओरिजिनल चीज है, कोई भी एक ओरिजिनल चीज है तो उसकी कॉपी करके ये ब्लैक मार्केटिंग की तरह बेचते हैं, तो ये होती है पायरेसी। स्पूफिंग में भी क्या होता है, जो स्पूफिंग करता है उसे स्पूफर कहते हैं। जो स्पूफर होते हैं वो हमारे उनकी पहचान छुपा के हमें ठगने की कोशिश करते हैं, हमारी पर्सनल डिटेल्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी चारों चीजें यहाँ दी गई है ये एक तरह के साइबर क्राइम से चारों, है ना, ये चारों के चारों साइबर क्राइम से। आगे देखें अगला प्रश्न, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटसर्फ, एंजल बर्ट, टॉमलिंसन या कार्ल कैपेक? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, विंटसर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। और एंजल बर्गर को कहा जाता है रोबोटिक्स का जनक। और टॉमलिंसन को कहा जाता है ईमेल का जनक। और कार्ल कैपेक को कहा जाता है एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक।
आगे देखिए, कौन सा एक ब्राउजर नहीं है इनमें से? मोज़ेक, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और आस्क। इनमें से कौन एक ब्राउजर नहीं है? यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो आस्क है वो ब्राउजर नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। और मोज़ेक जो है ये पहला ब्राउजर है, वर्ल्ड का पहला ब्राउजर है मोज़ेक, जबकि मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये दोनों भी फेमस ब्राउजर हैं। तो आज के यूनिट 9 की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। हमने काफ़ी क्वेश्चन आज यूनिट 9 में देखे। कल मिलेंगे हम यूनिट 10 के, यानी कि आखिरी जो यूनिट 10 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस में, यूनिट 10 के क्वेश्चन लेकर कल हम लोग आने वाले हैं। धन्यवाद।